अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है कोडिंग। ठीक है बेटा, आपकी बुक में एक चैप्टर है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कोडिंग के नाम से। ठीक है बेटा, बुक में चैप्टर उसका नाम क्या है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कोडिंग। अच्छा बेटा, जो चैप्टर है ना, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन का जो पोर्शन है बेटा वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब सवाल ये हमने कब कवर किया था और कैसे कवर किया था। बेटा आप लोगों ने जो है वो लाइक मटेरियल में परचेज साइकिल पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें बेटा सारे डॉक्यूमेंट्स ही थे। इसके अलावा बेटा आपने लेबर के एंड पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, लाइक टाइम शीट, पे स्लिप वगैरह। ठीक है, तो बेटा वो भी डॉक्यूमेंट्स थे। तो इस तरह से बेटा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वो आप ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कोडिंग का। इसमें जो बेटा हाफ चैप्टर है वो ये डॉक्यूमेंट्स कवर कर रहा है जो आपने पढ़ लिए हैं, और रिमेनिंग हाफ जो है बेटा ये कवर कर रहा है कोडिंग को। सही है, तो कोडिंग बेटा छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। सही है, तो इसे हमने आज जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेटा आप ये देखें कि कोडिंग है क्या। सही है, यानी बेटा सबसे पहली चीज कि कोडिंग हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो बेटा कोडिंग जो है ना ये एक सिस्टम है वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स या फिगर्स। ठीक है बेटा, ये एक सिस्टम है वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स या फिगर्स का, जो हम यूज करते हैं किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए। सही है, एक सिस्टम है बेटा वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स या फिगर्स का, जो हम यूज करते हैं किसी को इंडिकेट, रिकॉर्ड या प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे बेटा आप ये देखें कि क्लास में जितने बच्चे हैं, ठीक है, जितने बच्चे लाइक क्लास में होते हैं बेटा, सबका अपना प्रणाम होता है। तो कभी किसी को बुलाना हो, कोई काम हो, तो आप नाम यूज करके उन्हें बुला सकते हो। ठीक है, ऐसे बेटा घर में जितने लोग होते हैं सबके अपने अपने नाम होते हैं, तो किसी को बुलाना हो, कोई काम हो, तो आप नाम के थ्रू उन्हें बुला सकते हैं। ठीक है, बेटे नाम भी क्या है, एक तरह से कोड है, क्योंकि हम ये यूज करें उन्हें बुलाने के लिए। ठीक है, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये नाम भी क्या है, एक तरह से ये कोड ही है। ठीक है, तो सिंपली बेटा कोड हम कहते हैं एक सिस्टम को, उसमें चाहे तो आप वर्ड्स यूज कर लें, लेटर्स, सिंबल्स, फिगर्स, या आपकी मर्जी है, लेकिन ये हम यूज करते हैं किसी को इंडिकेट, प्रेजेंट या आइडेंटिफाई करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, लेटेस्ट सपोज आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें बेटा, जैसे एनआईसी नंबर होते हैं। सही है, एनआईसी नंबर जो हमें नादरा वालों ने इशू किए हैं। सही है, अब बेटे ये जो एनआईसी नंबर है, हमें नादरा वाले पहचानते हैं हमारे एनआईसी नंबर से। नहीं बेटा, हमें नादरा वाले किसे पहचानते हैं? हमारे एनआईसी नंबर से। ठीक है, यानी बेटा हम नादरा में रजिस्टर्ड हैं अपने एनआईसी नंबर के थ्रू, तो वो हमें पहचानते हैं हमारे एनआईसी नंबर के थ्रू। ठीक है, तो बेटा ये भी क्या है, कोड है। नहीं बेटा, एनआईसी नंबर भी क्या है, कोड है। ठीक है बेटा, गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों को हम किससे पहचानते हैं भाई? उसकी नंबर प्लेट से। ठीक है, क्योंकि बेटा एक सेम व्हीकल बहुत सारी होती है शहर में, सेम कलर की बहुत सारी होती हैं, तो मेन जो हमने आइडेंटिफिकेशन होती है बेटा वो किससे होती है? वो नंबर प्लेट से होती है। उसकी नंबर प्लेट भी क्या एक तरह से कोड है। बेटा गाड़ियों की जो नंबर प्लेट से बेटा ये भी क्या होती है, एक तरह से कोड है ना। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देख लेंगे भी कोड हम कहेंगे भी एक सिस्टम है वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स या फिगर्स का, जो हम यूज करेंगे किसी को आइडेंटिफाई या रिकॉर्ड करने के लिए या पहचानने के लिए। ठीक है, सही है, जैसे एनआईसी नंबर आपने देख लिया, अभी ये कोड की एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपने नंबर प्लेट्स देख ली बेटा, ये भी कोड की एग्जांपल है। ठीक है बेटा, क्लास में रोल नंबर, सही है बेटा, कहा जाता है ना रोल नंबर 4 आ जाए, रोल नंबर 5 आ जाए, टीचर बुला रही है, तो बेटा ये भी रोल नंबर भी क्या है बेटा, ये कोड्स हैं बेटा, ये भी क्या है, कोड्स हैं, क्योंकि आप यूज कर रहे हो किसी को पहचानने के लिए, निशानदेही करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो बेटा ये भी क्या है, ये भी कोड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेटा देखें कोड एक सिस्टम है वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स या फिगर्स का, जो हम यूज करें किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अच्छा बेटा हम कोड क्यों यूज कर रहे हैं? लेटेस्ट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं क्लास में स्टूडेंट्स की, तो हम कोड यानी रोल नंबर क्यों यूज कर रहे हैं, नाम क्यों यूज नहीं कर रहे? बेटा नाम देखें, एक क्लास में हो सकता है कि दो बच्चों के सेम नाम हो। ठीक है, तो नाम बाज दफा बेटा कई जगहों पे नाम यूज करने से ना कंफ्यूजन्स अराइज हो सकती है। ठीक है, मिस रिकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए बेटा कुछ जगहों पे फिर नामों की जगह पे कोड यूज करना ज्यादा बेहतर रहता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। ठीक है, तो कोड एक सिस्टम है वर्ड, लेटर्स, सिंबल्स या फिगर्स का, जो हम यूज करेंगे किसी को आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब बेटा आप ये देखें कि एग्जांपल्स ऑफ कोड हमने देख लिया, भाई रोल नंबर जो क्लास में होते हैं वो भी कोड की एग्जांपल है। ठीक है, गाड़ियों की नंबर प्लेट ये भी कोड की एग्जांपल है। ठीक है, एनआईसी नंबर बेटा ये भी कोड की एग्जांपल है। ठीक है, तो बेटा ये सब सिंपली क्या है बेटा, ये सब कोडिंग की एग्जांपल है। ठीक है,
अच्छा, अब बेटा इसके बाद जो चीज आती है, पहले हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कोडिंग सिस्टम, कि एक इफेक्टिव कोडिंग सिस्टम में क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। बेटा एक इफेक्टिव कोडिंग सिस्टम में क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी बेटा क्या करेक्टरिस्टिक्स या क्या क्वालिटीज होंगी तो हम कहेंगे भाई ये जो कोडिंग सिस्टम है ना ये इफेक्टिव कोडिंग सिस्टम है। यानी बेटा क्या क्वालिटीज या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो अगर होंगी तो हम कहेंगे भाई जो कोडिंग सिस्टम है ये इफेक्टिव है या एक अच्छा कोडिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अच्छा कोडिंग सिस्टम कहलाने के लिए बेटा कोडिंग सिस्टम में कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात या कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा वो क्वालिटीज कौन सी हैं, बेटा 5 करेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन लॉजिकल, देन कंसाइज, देन कंसिस्टेंट, देन यूनिक और फिर एक्सपेंडेबल। कि बेटा एक अच्छे कोडिंग सिस्टम में ये 5 करेक्टरिस्टिक्स यानी ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर बेटा ये 5 क्वालिटीज होंगी तो हम कहेंगे भाई ये कोडिंग सिस्टम क्या है, बेटा एक अच्छा कोडिंग सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले बेटा फर्स्ट वन लॉजिकल। बेटा लॉजिकल का मतलब ये है कि भाई अगर आपने किसी को बेटा कोई कोड अलॉट किया है, यानी अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे बेटा कोई कोड असाइन किया है या आपने किसी इंडिविजुअल को कोई कोड अलॉट किया है, तो बेटा वो जो कोड आप अलॉट कर रहे हो या असाइन कर रहे हो बेटा वो कोड रेंडम ना हो, कि जो अचानक से आपने कुछ भी कोड असाइन कर दिया। बेटा ऐसा ना हो, कोड ऐसा हो जिसको देखकर पता चले कि अगर आपने ये कोड इस चीज को अलॉट किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई मीनिंग एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, यानी बेटा कोड ऐसे डिजाइन करने की जिसको देखकर पता चले, आइडिया हो कि अगर हमने ये कोड जो है वो डिजाइन किया है, ये अलॉट किया है, तो इसके बैकएंड पर कोई ना कोई रीजन या लॉजिक एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, जैसे बेटा जो नंबर प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो आप ये देख लें बेटा वो एक सीरीज में चल रही होती है। ठीक है, जैसे बेटा बहुत पुरानी गाड़ियां थी उनमें जो ए सीरीज हुआ करती थी, देन ए के बाद जो है वो बी सीरीज। ठीक है, देन बेटा एक टाइम पे जाके वो जो है वो सी में शिफ्ट हो जाएगी, तो एक सीरीज फॉलो हो रही है। ठीक है, यानी कोड्स रैंडम नहीं यूज हो रहे बेटा, एक सीरीज को फॉलो करते हुए ना। तो सिंपली बेटा ऐसे ये है कि भाई यानी जो नंबर प्लेट्स है बेटा रैंडमली नहीं असाइन हो रही है, एक सीरीज के अकॉर्डिंगली चल रही है। तो ऐसी बेटा जो कोड्स हम डिजाइन करेंगे अलॉट करें तो वो रैंडम नहीं होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि इनको देख के पता चले कि हाँ भाई इसके पीछे कोई ना कोई रीजन या लॉजिक एग्जिस्ट करता है कि ये जो कोड है हमने इस तरह से जो है वो अलॉट किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली बेटा कोड्स जो है वो लॉजिकल होने चाहिए, यानी बेस्ड ऑन एन इजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड एप्लीकेशन, कि भाई इजी टू अंडरस्टैंड हो, लॉजिक रखते हो, कि देख कर पता चले कि भाई ये जो कोड हमने असाइन किया है इसके पीछे ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये रीजन था, ये लॉजिक था। ठीक है, देन बेटा कोड्स क्या होने चाहिए, कोड्स कंसाइज होने चाहिए। कंसाइज से मतलब क्या है, देखिए बेटा कोड्स एज पर द नीड और एज पर द रिक्वायरमेंट होने चाहिए। ठीक है, बहुत ओवर साइज ना हो, बस जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने, मतलब सफिशिएंट साइज के हो। ठीक है, मतलब बेटा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इतने डिजिट ही होंगे इस तरह से, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भी सिंपली कोड्स जो है वो कंसाइज हो, मतलब बहुत एक्स्ट्रा लेंदी ना हो, मतलब जितनी नीड है बेटा जिस साइज की उतना हो। ठीक है, सो कोड्स शुड बी जस्ट लॉन्ग इनफ टू होल्ड द नेसेसरी डिटेल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है 3 डिजिट कोड की जरूरत है आप 3 डिजिट यूज कर लो, 4 की नीड है 4 डिजिट यूज कर लो, कोई फिक्स इस तरह से नहीं है। लेकिन बेटा फिर भी एक्स्ट्रा लेंदी कोड जो है वो रखने की नीड नहीं है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी बेटा कोड क्या होना चाहिए, एज पर द नीड और एज पर द रिक्वायरमेंट, बहुत ओवर साइज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कोड्स लॉजिकल हों, कोड्स कंसाइज हों, देन कंसिस्टेंट। बेटा कोड्स में ना एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बेटा क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, यानी बेटा आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल आप देखो कि जैसे आप ये देखो बेटा कि जो नंबर प्लेट्स हैं गाड़ियों की, हर गाड़ी की नंबर प्लेट दूसरी से अलग होती है। ऐसा ही नहीं बेटा, नंबर प्लेट सेम जो है वो दो व्हीकल शेयर नहीं कर सकते ना, तो बेटा नंबर प्लेट हर गाड़ी की अलग अलग होती है। लेकिन बेटा अगर आप नंबर प्लेट को कंपेयर करो, भले से नंबर प्लेट इटसेल्फ अलग अलग है लेकिन बेटा उनका जो पैटर्न या स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है। मतलब जो कोड के डिजिट हैं वो तो जाहिर है अलग होंगे, लेकिन बेटा उनका पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या होगा, एक जैसा होता है। ठीक है, पता चलता है कि भाई दोनों जो नंबर प्लेट्स हैं किसी एक ही बॉडी ने इशू की हुई है। ठीक है, जैसे बेटा देखो एनआईसी नंबर, सबका एनआईसी नंबर अलग अलग होता है, लेकिन बेटा उनका इनका पैटर्न या स्ट्रक्चर तो एक जैसा होता है ना। जैसे भाई आप देखोगे एनआईसी नंबर जो है बेटा सबका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है, एनआईसी नंबर बेटा इटसेल्फ नंबर अलग है, लेकिन उनका पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसा है। पता चलता है कि भाई एनआईसी नंबर ये सारे किसने इशू किए, नादरा ने इशू किए हैं। ठीक है, तो बेटा एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
यानी बेटा पैटर्न या स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा होना चाहिए, पता चले कि भी हाँ ये जो दो कोड्स हैं ये सेम बॉडी ने इशू किए हुए, ठीक है। जैसे बेटा आप लोगों ने जब ईसीसी की रजिस्ट्रेशन करवाई होगी या जब करवाएंगे, तो आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी कोड ही है ना, सही है। यानी बेटा आप जब ईसीसी के साथ रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आपको वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, वो भी एक तरह से कोड है, ठीक है। तो बेटा एक कोड आपको मिला, एक आपके फ्रेंड को मिला, ठीक है। बेटा भले से कोड दोनों के अलग अलग होंगे लेकिन मिलते जुलते होंगे, एक पैटर्न या स्ट्रक्चर पे होंगे, पता चलेगा देख के भी हाँ ये दोनों जो है वो किसी एक ही बॉडी में इशू किए हुए हैं, ठीक है। तो बेटा एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी बेटा पैटर्न या स्ट्रक्चर जो है वो कोड का क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कोडिंग सिस्टम, एक अच्छे कोडिंग सिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट वन लॉजिकल, बेटा कोड्स क्या होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, यानी कुछ लॉजिक रखते हो, देखकर पता चले कि भी अगर ये कोड हमने डिजाइन किया तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन एग्जिस्ट करता है, कोई लॉजिक एग्जिस्ट करता है, कोड्स रैंडमली हमने अलॉट नहीं किए हैं। देन कंसाइज, मतलब एज पर नीड और एज पर रिक्वायरमेंट हो, ओवर साइज ना हो। फिर कंसिस्टेंसी हो, मतलब बेटा कोड अलग अलग होंगे जाहिर है, लेकिन उनका पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या होगा, एक जैसा होगा, भी दिखने में पता चलेगा भी किसी एक ही बॉडी ने इशू किए हैं दोनों कोड्स, यानी एक कंसिस्टेंसी के साथ बेटा कोड्स में पैटर्न स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। फिर यूनिक, बेटा यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली बेटा आप देखोगे कोड्स जो है वो क्या होने चाहिए, वो यूनिक होने चाहिए। मतलब बेटा एक कोड एक ही आइटम पर एप्लीकेबल हो सकता है, सेम कोड दो लोगों पर या दो आइटम्स पर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। बेटा सेम कोड दो लोगों पर या दो आइटम पर अप्लाई नहीं हो सकते, यानी बेटा कोड्स कैन नॉट बी शेयर्ड बिटवीन आइटम्स और लाइक इंडिविजुअल्स, यानी बेटा कोड की शेयरिंग नहीं हो सकती है। मतलब बेटा सेम कोड दो लोग यूज नहीं कर सकते, बेटा सेम एनआईसी नंबर दो लोग यूज नहीं कर सकते, सही है। सेम नंबर प्लेट दो गाड़ी पे यूज नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेटा आप देखो कि कोड इटसेल्फ क्या होना चाहिए, यूनिक, यानी बेटा कोड क्या होना चाहिए, कोड यूनिक होना चाहिए। अगर सेम कोड यूज होना शुरू हो गए तो कोड यूज करने का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोड क्या होने चाहिए बेटा, कोड यूनिक होने चाहिए, ठीक है बेटा। कोड्स क्या होने चाहिए, कोड यूनिक होने चाहिए, ठीक है। फिर एक्सपेंडेबल, बेटा आपने कोडिंग का जो सिस्टम है वो ऐसे डिजाइन किया हो कि उसमें इनफ स्पेस हो कि आप फर्दर उसमें जो है वो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, आप फर्दर उसको बढ़ा सकते हो, फर्दर उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बेटा देखो व्हीकल्स हैं, जब न्यू व्हीकल जो है वो रजिस्टर्ड होती है तो उसको एक नया नंबर मिलता है, सही है। तो मतलब बेटा ये काम चल रहा है ना, मतलब चलता जा रहा है, इसमें कोई वो तो डिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है कि भाई इसके बाद गाड़ियां और रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, किसी को रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है। जब लाइक बी सीरीज एंड हुई, सीरीज मतलब एंड होगी, सॉरी सी सीरीज आ जाएगी, उसका डी एन ही चलता रहेगा ना एक तरह से। तो ये सीरीज एक्सपेंडेबल है बेटा, ये क्या है, ये एक्सपेंडेबल है बेटा, एनआईसी नंबर, कितने लोग आए आज तक, ठीक है, सबको एनआईसी नंबर इशू हो रहा है, और ये सीरीज भी क्या एक्सपेंडेबल है, ये भी आगे फर्दर ये सॉन चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा आप ये देख लो कि आपकी जो यानी आपके जो कोडिंग सिस्टम है वैसा हो कि वो एक्सपेंडेबल हो, मतलब उसमें इनफ स्पेस हो कि भी आप जो है उसमें और लोग या और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी सफिशिएंट रूम फॉर एक्सपेंशन, यानी बेटा और उसमें एक्सपेंशन करने की जो है उसमें जो है वो कैपेसिटी हो, ऐसे डिजाइन किया हो कि उसमें और भी आप फर्दर लोगों को ये कोर्स इशू कर सकते हैं, सिस्टम आगे चल सकता है, ठीक है। यानी सीरीज क्या होनी चाहिए, एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। तो बेटा अच्छे कोडिंग सिस्टम में पांच फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन लॉजिकल, कि भाई कोड्स जो है वो कोई लॉजिक पजेस करते हो, कोई लॉजिक उनका एग्जिस्ट करता हो, उनको पता चले कि भाई जो कोड आपने अलॉट किया है इसके पीछे ये रीजन था, ये लॉजिक था, तो हमने ये कोड इशू किया है, कोड हमने रैंडमली अलॉट नहीं किया। देन कंसाइज, मतलब कंसाइज का मतलब बेटा क्या है, शुड जस्ट बी लॉन्ग इनफ टू होल्ड द नेसेसरी डिटेल, यानी बेटा एज पर द नीड और एज पर रिक्वायरमेंट ओवर साइज ना हो। कंसिस्टेंसी हो बेटा, कि कोड्स तो जाहिर है इटसेल्फ अलग अलग ही होंगे लेकिन उनके पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या होंगे, एक जैसे होंगे। फिर यूनिकनेस के बीच, कोड सबका अलग अलग होना चाहिए, सेम कोड दो लोग या दो प्रोडक्ट शेयर नहीं कर सकते। एक्सपेंडेबल, कि भाई आपके जो कोडिंग की सीरीज है बेटा इसमें इनफ स्पेस हो के आगे फर्दर प्रोडक्ट्स या लोग उसमें ऐड हो सकते हैं, ये सीरीज एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। देन बेटा इसके बाद टाइप्स ऑफ कोडिंग, कि कोडिंग की कितनी टाइप्स हैं बेटा, इनसे सवाल आ जाता है इस तरह से कि आपको एग्जांपल देके पूछते हैं कि आप ये बताएं कि ये जो गिवन एग्जांपल है यहाँ पर कौन सी कोडिंग यूज हुई हुई है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा, एग्जांपल देते हैं और पूछते हैं, बताए यहाँ पर हमने कौन सी कोडिंग जो है वो यूज की हुई है, ठीक है। तो बेटा फाइव टाइप्स ऑफ कोडिंग है। फर्स्ट वन सिक्वेंशियल, या इसका एक और नाम भी है बेटा प्रोग्रेसिव। बेटा फर्स्ट वन है सिक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव, ठीक है।
तो सिक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोड्स की हम बात कर रहे हैं, सिक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोडिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। क्या मतलब है सिक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोड्स का, ठीक है बेटा। सिक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोडिंग का मतलब ये है कि जो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही हो, ठीक है बेटा। सिक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोडिंग का मतलब ये है कि जो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही हो, ठीक है। तो सिक्वेंशियल कोडिंग से बेटा मतलब है जो एक सीक्वेंस को जो है वो फॉलो कर रही होगी, ठीक है। जैसे बेटा आप देखें कि जो क्लास के रोल नंबर्स हैं, तो बेटा रोल नंबर भी कोड्स ही हैं कि रोल नंबर 1 2 3, बेटा ये भी कोड्स है ना। लेकिन रोल नंबर 1 के बाद क्या है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो एक सीक्वेंस चल रहा है बेटा, एक सीक्वेंस चल रहा है ना। तो ये कौन सी कोडिंग कहलाएगी, ये सीक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोडिंग कहलाएगी, ठीक है बेटा। इनवॉइस बुक्स में सीरियल नंबर होते हैं, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, इस तरह से, ठीक है। तो बेटा यहाँ भी क्या फॉलो हो रहा है, एक सीक्वेंस। तो ये भी कौन सी कोडिंग है, सीक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोडिंग है, ठीक है बेटा। चेक बुक के अंदर जो भी एक नंबरिंग फॉलो हो रही होती है, एक सीक्वेंस चल रहा होता है बेटा, वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी, वो भी सीक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोडिंग कहलाएगी। तो जहां पर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है बेटा, वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी, वो सीक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोडिंग कहलाएगी बेटा। कौन सी कोडिंग कहलाएगी, सीक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोडिंग। तो जहां पर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है बेटा, वो कौन सी कोडिंग है, वो सीक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव कोडिंग है, ठीक है। देन ब्लॉक कोड्स। बेटा ब्लॉक कोड्स का मतलब क्या है, बेटा ब्लॉक कोड से मतलब है ऐसा कोड जिस कोड का पहला डिजिट, बेटा जिस कोड का पहला डिजिट किसी स्पेसिफिक चीज की हिंट या इंडिकेशन दे रहा हो। बेटा कोड का पहला डिजिट जो किसी स्पेसिफिक चीज की हिंट या इंडिकेशन दे रहा हो, ठीक है। यानी बेटा खास तौर पे पहला डिजिट किसी स्पेसिफिक चीज की हिंट या इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा कोड कहलाएगा बेटा, वो ब्लॉक कोड कहलाएगा, ठीक है। लेट अस सपोज आप देखो बेटा कि हम लोग यूज कर रहे हैं, बेटा लेट अस सपोज हम लोग यूज कर रहे हैं 4 डिजिट कोडिंग, सही है। अच्छा पहला डिजिट है जेड, ठीक है बेटा। हम लोग लेटर सपोज यूज कर रहे हैं 4 डिजिट कोडिंग और पहला डिजिट क्या है जेड। अच्छा जो भी कोड फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जेड से स्टार्ट होता है ना, इसका मतलब ये है कि भाई वो जो कोड है वो एम्प्लॉय से रिलेट कर रहा है बेटा। किससे रिलेट कर रहा है, वो एम्प्लॉय से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब जब भी हम कोई कोड देखेंगे जो जेड से स्टार्ट हो रहा होगा, तो हम फौरन से समझ जाएंगे भी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयज की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे बेटा अगर कोड का जो फर्स्ट डिजिट है किसी चीज की हिंट या आइडेंटिफिकेशन करवा रहा हो, तो वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा, वो ब्लॉक कोडिंग कहलाएगी। नहीं बेटा कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा, वो ब्लॉक कोडिंग कहलाएगी। तो ब्लॉक कोड के अंदर कोड का फर्स्ट डिजिट किसी चीज की बेटा हिंट या इंडिकेशन जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। फिर बाकी डिजिट्स बेटा, बाकी डिजिट्स जो है ना, अब जाहिर है पहला डिजिट तो जेड है, तो ये यहाँ से इंडिकेशन मिल गई। एग्जाम्पल है बेटा, रट के नहीं चले जाना। एग्जाम्पल दी यहाँ पर कि एम्प्लॉयज के लिए जेड जो है वो डिजिट यूज हो रहा है, ऐसी कुछ भी एग्जाम्पल आ सकती है, ठीक है। तो लेट सपोज पहला डिजिट क्या है बेटा, जेड है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज से रिलेट करता है, ठीक है। तो इस पहले डिजिट ने बेटा हमें स्पेसिफिक हिंट दे दी है कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉयज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सी कोडिंग कहलाएगी, ब्लॉक कोडिंग कहलाएगी, ठीक है। अब बेटा बाकी डिजिट्स, जब सवाल आएगा ना तो वो बाकी डिजिट्स की जगह पे ना लिख देंगे या तो एक्स एक्स एक्स। जैसे बेटा हम कोई फॉर्मेट बनवाते हैं, कोई फॉर्मेट वगैरह बनवाए पीएनएल वगैरह का, तो वहां हम फॉर्मेट में एक्स लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर नंबर्स आएंगे, नहीं यहाँ पर क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। तो सेम बेटा जब एक पेपर में सवाल देते हैं ना, तो इसी तरह से करते हैं कि पहला डिजिट जो है वो हाईलाइट करके बता देते हैं ये है और ये इसको इंडिकेट कर रहा है, और बाकियों की जगह पे इस तरह से एक्स 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 लिख देते हैं। और इससे मतलब ये होता है उनको कि यहाँ पर दूसरे डिजिट्स आएंगे नहीं बेटा, यहाँ पर दूसरे जो है वो डिजिट्स जो आने हैं वो आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो आपको जो भी डिजिट की यानी सॉरी जो भी कोड की एग्जांपल देंगे, उसमें फर्स्ट डिजिट को ऐसे मेंशन कर देंगे भाई ये डिजिट है और ये इसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, इसको मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं, इसकी हिंट दे रहा है। और बाकी की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स एक्स एक्स। और लिख भी देंगे कि इट इंडिकेट्स, यानी एक्स 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 के बारे में, कि इंडिकेट्स एन अदर डिजिट, एन अदर डिजिट्स इन कोड, कि यहाँ पर जो है वो जो दूसरे डिजिट्स आने हैं वो यहाँ पर आएंगे एक्स 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 की जगह पे, ठीक है। तो बेटा इस तरह से लिख भी देते हैं, वो हिंट देना चाह रहे होते हैं आपको कि भाई ये कौन सा कोड है, ये ब्लॉक कोड है, ठीक है। तो इस तरह से लिख देते हैं कि पहला डिजिट मेंशन कर देंगे कौन सा और ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है।
बाकी की जगह पे लिख देते हैं एक्स एक्स एक्स, और ये भी लिख देते हैं कि भाई ये दूसरे डिजिट को इंडिकेट करेंगे जो यहाँ पर आने होंगे, ठीक है। कभी एक्स की जगह पर एन 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 भी लिख देते हैं कि यहाँ पर दूसरे नंबर से दूसरे डिजिट जो है वो आने हैं, ठीक है। सेम पहला डिजिट लेट सपोज जेड है और वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। बाकी जगह पे क्या लिख दिया उन्होंने आपके लिए, एक्स 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 या फिर एन एन एन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अप्रोच। दोनों का मतलब एक ही है कि भाई यहाँ पर दूसरे डिजिट जो है वो आने हैं, ठीक है। तो किसी भी बेटा वे में आप टेस्ट कर सकते हैं, हिंट्स होती हैं कि पहला डिजिट स्पेसिफाइड होगा कि इस चीज के लिए यूज हो रहा है। बाकी की जगह पे क्या मेंशन होंगे, या तो एक्स 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 या फिर एन एन एन, और ये लाइन भी लिखी हुई आ सकती है कि इंडिकेट्स अनदर डिजिट इन कोड, कि एक्स 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 या फिर एन 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 जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अनदर डिजिट्स इन कोड, ठीक है। तो पहली कोडिंग कौन सी है बेटा, सिक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव। बेटा पहली कोडिंग कौन सी है, सिक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव। यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। जैसे बुक्स में पेज नंबरिंग होती है कि पेज नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। तो ये भी सिक्वेंशियल कोडिंग में आती है, ठीक है। क्लास में रोल नंबर होते हैं वो भी सिक्वेंशियल कोडिंग में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनवॉइस बुक्स में सीरियल नंबर भी सिक्वेंशियल कोडिंग में आते हैं, ठीक है। चेक बुक पे जो सीक्वेंस है नंबरिंग वो भी सिक्वेंशियल कोडिंग में आती है, तो ये सिक्वेंशियल कोडिंग है, सिक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव। ब्लॉक कोड्स, जहाँ कोड का फर्स्ट डिजिट स्पेसिफाइड हो, किसी चीज की हिंट दे रहा हो, बाकी डिजिट्स रैंडम हो, सही है, तो वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा, वो ब्लॉक कोडिंग कहलाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, दैट इज फेसिटेड कोडिंग, ठीक है। फेसिटेड कोडिंग की क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। बेटा फॉर एग्जाम्पल हम 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेटा हम 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनके नाम है, लेट अस सपोज, अच्छा देखिए बेटा फॉर एग्जांपल हम लोग 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स का नाम है सिल सॉरी हुक्स, नेल्स एंड स्क्रूज, ठीक है। बेटा प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, हुक्स, नेल्स एंड स्क्रूज, ठीक है। बेटा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मिलते हैं 3 डिफरेंट मटेरियल में, सिल्वर में भी, ब्रॉन्ज में भी और कॉपर में भी, ठीक है। और बेटा ये अवेलेबल है 3 साइजेस में, 50 mm, 60 mm और 70 mm, ठीक है। बेटा 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, हुक्स, नीडल्स एंड स्क्रूज। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है 3 मटेरियल में, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड कॉपर, और 3 साइजेस में, 50 mm, 60 mm और 70 mm। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल देखो हम लोग जो है यूज कर रहे हैं 3 डिजिट कोडिंग। हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा, हम यूज कर रहे हैं 3 डिजिट कोडिंग, ठीक है। फर्स्ट डिजिट प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा, सही है। बेटा फर्स्ट वन इंडिकेट करेगा प्रोडक्ट को कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड वन मटेरियल को, कि भी हम किस मटेरियल की बात कर रहे हैं।
और थर्ड वन साइज को भी हम किस साइज की बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। तो हम यूज करें लेटर सपोज 3 डिजिट कोडिंग, सही है। फर्स्ट डिजिट इंडिकेट करता है कोड का प्रोडक्ट को, सेकंड वन मटेरियल को, और थर्ड वन साइज को, ठीक है। तो हम यूज कर रहे हैं 3 डिजिट कोडिंग, फर्स्ट डिजिट प्रोडक्ट के लिए, सेकंड वन मटेरियल के लिए, और थर्ड वन साइज के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा नेल्स की, ठीक है, हम किसकी बात करें बेटा, नेल्स की। नेल्स की जो बने हैं सिल्वर से, सही है बेटा, हम बात कर रहे हैं नेल्स की, ठीक है, जो सिल्वर से बने और साइज है 60 mm, ठीक है। तो बेटा प्रोडक्ट की जगह पे देखो हम किसकी बात करें, नेल्स की ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2, सही है बेटा। हुक्स के लिए 1 है, नेल्स के लिए 2 है, स्क्रूज के लिए 3 है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे 2 लिखा है ना, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है नेल्स के लिए बेटा, हमने क्या लिखा है, 2। फिर मटेरियल, अगर हम बात करें बेटा नेल्स जो सिल्वर में बने, तो सिल्वर के लिए क्या है, 1। और अगर हम बात करें बेटा जो 70 mm साइज हो, तो उसके लिए क्या है बेटा, 3। तो कोड क्या बन गया, 2 1 3। 2 मीन्स नेल्स, 1 मीन्स सिल्वर, 3 मीन्स 70 mm। तो बेटा अब यहाँ पर देखो कोड के 3 डिजिट्स हैं, पहला डिजिट प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड वन मटेरियल को, थर्ड वन साइज को। तो अगर बेटा कोड के जो डिजिट्स हैं, यानी बेटा जैसे ब्लॉक कोड में था ना कि जो पहला डिजिट था वो कुछ इंडिकेशन दे रहा होता है स्पेसिफिकली, तो वो ब्लॉक कोड था। लेकिन अगर बेटा कोड का हर डिजिट किसी ना किसी चीज की हिंट या स्पेसिफिकेशन दे रहा हो, या बेटा किसी प्रोडक्ट के फीचर को इंडिकेट कर रहा हो, यानी बेटा अगर कोड का हर डिजिट इस तरह से किसी चीज की हिंट दे रहा हो, इंडिकेशन दे रहा हो, या बेटा किसी प्रोडक्ट के फीचर को इंडिकेट कर रहा हो, तो बेटा वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी, वो प्रीसीडेड कोडिंग कहलाएगी। तो बेटा ब्लॉक कोड में सिर्फ कोड का पहला डिजिट ही किसी चीज की हिंट दे रहा होता है, स्पेसिफिकेशन दे रहा होता है। लेकिन अगर कोड का लाइक कोड में जितने भी डिजिट्स हैं, अगर वो सब किसी ना किसी चीज की हिंट दे रहे हैं, स्पेसिफिकेशन इंडिकेट कर रहे हैं, तो बेटा वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी, वो प्रीसीडेड कोडिंग कहलाएगी, ठीक है। तो सिक्वेंशियल कोडिंग जो एक सीक्वेंस में चलती है, ब्लॉक कोड से फर्स्ट डिजिट कुछ इंडिकेट कर रहा होता है, प्रीसीडेड कोडिंग से बेटा कोड का हर डिजिट किसी ना किसी चीज की हिंट या स्पेसिफिकेशन दे रहा होता है, बेटा वो कौन सी कोडिंग कहलाती है, वो प्रीसीडेड कोडिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे बेटा अगर कोड हमने, लेटर सपोज कोड है 111, बेटा कोड क्या है, 111, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा हुक्स की, सही है, जो किस मटेरियल से बने हुए, सिल्वर, और क्या साइज है, 50 mm, ठीक है। अच्छा बेटा बेटा लेटेस्ट सपोज कोड है 1 2 3, बेटा कोड क्या है, 1 2 3 में एक सेकंड, लेटेस्ट सपोज बेटा कोड है 3 2 3, बेटा कोड क्या है, 3 2 3, ठीक है। अब बेटा प्रोडक्ट की जगह पर क्या है, प्रोडक्ट की जगह पर 3 है, इट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्क्रूज की, बेटा किसकी बात कर रहे हैं, स्क्रूज की। मटेरियल की जगह पे क्या है, 2, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जो किससे बने हुए हैं, ब्रॉन्ज से। और साइज की जगह पे क्या है, 3, तो मतलब किस साइज की बात कर रहे हैं, 70 mm। तो मतलब बेटा हम बात करें स्क्रूज की जो ब्रॉन्ज से बने और क्या साइज है उनका, 70 mm, ठीक है। तो क्या कोड हो जाएगा, 3 2 3। तो अगर बेटा इस तरह से कि कोड का हर डिजिट ही किसी ना किसी चीज की हिंट या स्पेसिफिकेशन दे रहा हो, बेटा वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी, वो कहलाएगी फेसिटेड कोडिंग, ठीक है। तो सीक्वेंशियल कोडिंग जो एक सीक्वेंस में चल रही है, ब्लॉक कोड जहाँ कोड का फर्स्ट डिजिट कुछ हिंट दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, फिर फेसिटेड कोडिंग जहां पर कोड का लाइक एवरी डिजिट कुछ ना कुछ हिंट या स्पेसिफिकेशन दे रहा हो, वो कौन सी कोडिंग है, वो फेसिटेड कोडिंग है, ठीक है। फिर फोर्थ वन मेमोनिक कोडिंग, बेटा मेमोनिक्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशंस, ठीक है। जैसे बेटा FIA यानी फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी एक मेमोनिक है ना, ठीक है। ACCA इटसेल्फ एक मेमोनिक है, ठीक है। फिर बेटा मिर्चा वाला है, मिर्चा वाला ऑफ अकाउंटेंसी, क्या शॉर्ट फॉर्म में इसका, बेटा MHA, सही है। तो ये एक मेमोनिक है ना, शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है। तो अगर कोड के अंदर कोई मेमोनिक, कोई एब्रीविएशन, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज हुई हुई है, बेटा वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी, वो मेमोनिक कोडिंग कहलाएगी, ठीक है।
जैसे बेटा एयरपोर्ट्स पे होता है ना, फ्लाइट्स की जो नेमिंग हुई होती है, उसमें भी शॉर्ट फॉर्म इसी तरह से यूज हो रही होती है, ठीक है। कि अगर लेट सपोज आप ये देखो कि अगर जो है वो फ्लाइट जो है वो कराची की है, लेट सपोज बेटा जो फ्लाइट है वो कराची की है, ठीक है। तो उसमें जो फ्लाइट की नंबरिंग होगी, ठीक है, लाइक इस तरह से होगी बेटा कि KHI 234, तो KHI लेट सपोज KHI 234, ठीक है। तो KHI का मतलब क्या है बेटा, KHI मीन्स कराची, ठीक है। बेटा KHI मीन्स कराची, ठीक है। तो ऐसे बेटा अगर इस तरह से जो है वो किसी कोड में, जैसे बेटा एयरपोर्ट पे से आप देख रहे होते हो कि इस तरह से यूज कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये कौन सी कोडिंग कहला रही है बेटा, ये निमोनिक कोडिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई लेटर सपोज आप ये देख लो कि जैसे KHI है तो वो कराची के लिए, फिर बेटा PIA इटसेल्फ क्या है बेटा, ये भी एक जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, ठीक है। तो सिंपली अगर इस तरह से कहीं पे कोड में कोई शॉर्ट फॉर्म कोई एब्रीविएशन यूज हुई है बेटा, वो कौन सी कोडिंग कहलाती है, वो कहलाती है निमोनिक कोडिंग, ठीक है। फिर हिरार्कियल कोडिंग, बेटा हिरार्कियल कोडिंग का मतलब क्या है, बेटा हिरार्कियल कोडिंग का मतलब ये है कि अगर कोड के अंदर कोई हिरार्की फॉलो हो रही है, बेटा गौर से सुनिएगा, अगर कोड के अंदर कोई हिरार्की फॉलो हो रही है, यानी किसी एक चीज की फर्दर सब क्लासिफिकेशंस, फर्दर टाइप्स गिवन है, मतलब बेटा किसी एक चीज की ही फर्दर टाइप्स गिवन है, फर्दर क्लासिफिकेशंस गिवन है, कोई हिरार्की फॉलो हो रही है बेटा, वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी, वो हिरार्कियल कोडिंग कहलाएगी बेटा। लेकिन सबसे पहले तो सिक्वेंशियल कोडिंग थी, सिक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव एक सीक्वेंस में चलती है। ब्लॉक कोड, कोड का फर्स्ट डिजिट कुछ इंडिकेट कर रहा होता है, किसी चीज की हिंट दे रहा होता है। फिजिटेड कोडिंग, जितने डिजिट्स में बेटा कोड के सब किसी न किसी चीज की हिंट या इंडिकेशन दे रहे हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेमोनिक कोडिंग क्या यूज हुई हुई, कोई शॉर्टकट या कोई शॉर्ट फॉर्म या कोई एब्रीविएशन यूज हुई हुई, तो मेमोनिक कोडिंग है। हिरार्कियल कोडिंग, किसी एक चीज की फर्दर टाइप्स, कैटेगरीज, सब क्लासिफिकेशंस गिवन हो, तो वो हिरार्कियल कोडिंग कहलाएगी। अच्छा अब बेटा देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा वुड का काम है, ठीक है, लकड़ी ये काम हमारा वुड का काम है, ठीक है। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई लाइक जब वुड की बात होती है, उसके लिए क्या कोड यूज करते हैं बेटा, हम कोड यूज करते हैं 2, सही है। यानी 2 किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, वुड को। अब वुड की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। जैसे बेटा फर्दर टाइप्स हैं, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, ओक वुड, ठीक है। तो सिर्फ 2 लिखा है इट मीन्स वुड, लेकिन अगर लिखा हुआ है ना 2 1, तो बात हो रही है सॉफ्ट वुड की। अगर लिखा है डबल 2, बात हो रही है हार्ड वुड की। और लिखा है 2 3, बेटा किसकी बात हो रही है, ओक वुड की। अब बेटा अगर आप इसकी एग्जांपल देख रहे हो, तो वुड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, ओक वुड, किसी एक चीज की फर्दर टाइप्स, कैटेगरीज या क्लासिफिकेशंस गिवन है ना बेटा, किसी एक चीज की फर्दर टाइप्स, कैटेगरीज या क्लासिफिकेशंस गिवन है, तो ये कौन सी कोडिंग कहलाएगी बेटा, ये हिरार्कियल कोडिंग कहलाएगी। तो हिरार्कियल कोडिंग में ये होता है कि किसी एक चीज की ही फर्दर टाइप्स, कैटेगरीज या क्लासिफिकेशंस गिवन होती है, ठीक है। तो बेटा वो कौन सी कोडिंग कहलाती है, वो हिरार्कियल कोडिंग कहलाती है, ठीक है। तो हिरार्कियल कोडिंग में बेटा किसी भी एक चीज की फर्दर टाइप्स, कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन आपको गिवन होती है बेटा, इसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सारा वुड वुड चल रहा है कि सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, ओक वुड। तो ऐसी जो भी एग्जांपल आई है बेटा, उसमें इसी एक चीज की ऐसी कैटेगरीज बहुत सारी गिवन होंगी, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आसान होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल,
तो अब बेटा आप देखें कि यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 जो है वो कोड यूज करते हैं स्क्रूज के लिए, ठीक है। लेकिन अगर 3 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब बात हो रही है बेटा किसकी? इसका मतलब बेटा बात हो रही है राउंड हेडेड स्क्रूज की, ठीक है। मतलब बेटा अगर सिर्फ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब बात हो रही है स्क्रूज की। अगर लिखा हुआ है 3 1, इसका मतलब बात हो रही है राउंड हेडेड स्क्रूज की, ठीक है। अगर लिखा है 3 2, तो बात हो रही है बेटा किसकी? फिर बात हो रही है फ्लैट हेडेड स्क्रूज की, ठीक है। तो आप देख लो बेटा कि स्क्रूज, राउंड हेडेड स्क्रूज, फ्लैट हेडेड स्क्रूज, तो यहाँ पे जो है सब चल रही है बेटा स्क्रूज की फर्दर टाइप्स चल रही है ना। तो ये भी कौन सी कोडिंग है बेटा? ये भी हिरार्कियल कोडिंग है। तो किसी एक चीज की फर्दर टाइप्स, कैटेगरी से क्लासिफिकेशन गिवन हो, तो बेटा वो कौन सी कोडिंग कहलाती है? वो हिरार्कियल कोडिंग कहलाती है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल कोडिंग जो एक सीक्वेंस में चल रही हो। ब्लॉक कोड्स जहाँ कोड का फर्स्ट डिजिट कुछ इंडिकेशन, कुछ हिंट दे रहा हो। फेसिटेड कोडिंग जहाँ बेटा कोड का हर डिजिट ही, ठीक है, लाइक इस तरह से किसी न किसी चीज की हिंट के स्पेसिफिकेशन दे रहा होगा। सही है, जैसे यहाँ पे था ना बेटा, पहला डिजिट प्रोडक्ट का था, सेकंड डिजिट मटेरियल को, थर्ड डिजिट साइज को इंडिकेट कर रहा था, ठीक है। तो सिक्वेंशियल कोडिंग जो सीक्वेंस में चल रही है, कोड का फर्स्ट डिजिट इस तरह से कुछ इंडिकेट कर रहा है, तो ब्लॉक कोड है। अगर हर डिजिट कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा है, तो बेटा वो फेसिटेड कोडिंग है। फिर अगर कोड्स में कोई एब्रीविएशन, शॉर्टकट्स यूज हो रहे हैं, तो बेटा मेमोनिक कोडिंग है। और अगर बेटा किसी एक चीज की ही फर्दर कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन से टाइप्स गिवन हो, बेटा वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी? वो हिरार्कियल कोडिंग कहलाएगी। अगर बेटा इस तरह से चलता हुआ आ रहा है ना, तो आप पहचान जाओगे हिरार्कियल कोडिंग है, ठीक है। कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई आ गई, कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई आ गई, तो मेमोनिक कोडिंग है। अगर सिनेरियो इस तरह से है, तो क्या है बेटा? ये फिक्स्ड कोडिंग है। अगर कुछ इस तरह से चल रहा है, तो बेटा फिर वो ब्लॉक कोड है, ठीक है। और एक सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है, तो सिक्वेंशियल कोडिंग है। तो सीक्वेंस है तो सिक्वेंशियल कोडिंग, इस तरह से है तो ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। फिर सिनेरियो इस तरह से है कि सब कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, तो फेसिडेड कोडिंग, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है तो मेमोनिक कोडिंग, और बेटा ऐसे चल रहा है तो हिरार्कियल कोडिंग, ठीक है। अब बेटा एक बात सुन लें, जो हिरार्कियल कोडिंग है ना, ये खुद भी फेसिडेड कोडिंग की ही एक टाइप है। बेटा हिरार्कियल कोडिंग जो है बेटा, खुद भी किसकी टाइप है? खुद भी फेसिडेड कोडिंग की टाइप है। कैसे? जैसे आप देख लो बेटा, सिर्फ 2 लिखा है, इसका मतलब वुड है। 2 1 लिखा है तो सॉफ्ट वुड है, इसका मतलब ये 1 किसको इंडिकेट कर रहा है? सॉफ्ट वुड को, ठीक है। फिर डबल 2 लिखा है, तो इसका मतलब हार्डवुड की बात हो रही है। एक 2 वुड के लिए, एक हार्ड उसको इंडिकेट कर रहा है। 2 3 लिखा है, तो बेटा एक 2 वुड का, एक जो है वो ओक को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से बेटा ये जो बेसिकली आप देख लो कि ये जो हिरार्कियल कोडिंग है ना, ये खुद प्रेसिडेंट कोडिंग की एक टाइप है, सही है। हिरार्कियल कोडिंग बेटा खुद किसकी टाइप है? बेटा खुद ये प्रेसिडेंट कोडिंग की एक टाइप है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोडिंग बेटा 5 हैं, ठीक है। पहली चीज, कोडिंग क्या है? एक सिस्टम है बेटा वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स या फिगर्स का, जो हम यूज करते हैं किसी को इंडिकेट, आइडेंटिफाई, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। बेटा अच्छे कोडिंग सिस्टम में कितने फीचर्स होते हैं? 5 फीचर्स होते हैं। कौन कौन से? कोड्स लॉजिकल होने चाहिए, मतलब रेंडमली असाइन ना हुए हुए, कोई ना कोई लॉजिक बैकएंड पे एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। कंसाइज हो, मतलब ओवर साइज ना हो। कंसिस्टेंसी हो, यानी बेटा कोड्स का पैटर्न स्ट्रक्चर एक जैसा हो, ठीक है। पता चले कि हाँ भाई 2 कोड किसी एक बॉडी में इशू किए हैं। कोड्स में यूनिकनेस हो, भी सबका कोड अलग अलग होना चाहिए। सेम कोड 2 लोग यूज नहीं कर सकते, नहीं बेटा सेम कोड 2 लोग यूज नहीं कर सकते। एक्सपेंडेबल हो कोड की सीरीज, कि इनफ स्पेस हो कि आगे फर्दर प्रोडक्ट्स वगैरह उसमें ऐड हो सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ कोडिंग, सिक्वेंशियल, प्रोग्रेसिव, ब्लॉक, फेसिटेड, मेमोनिक और हिरार्कियल। फिर एडवांटेजेस, बेटा कोडिंग की क्या एडवांटेजेस हैं? कोडिंग यूज करने की बेटा क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। सबसे पहले, डेटा एंट्री इज मोर एफिशिएंट, डेटा एंट्री इज मोर एफिशिएंट एज कोड्स आर शॉर्टर देन नरेटिव टेक्स्ट एंड क्विकर टू एंटर। बेटा कोड्स यूजुअली अपने डिस्क्रिप्शन से शॉर्टर होते हैं, ब्रीफर होते हैं, ठीक है। इसलिए एंट्री आसान हो जाती है, डेटा एंट्री आसान हो जाती है, काम आसान होता है, टाइम बचता है, यानी टाइम बचता है, टाइम सेव होता है, ठीक है। यानी डेटा एंट्री बेटा एफिशिएंट हो रही है, कोड्स जो है वो शॉर्टर है, ब्रीफर है देन नरेटिव टेक्स्ट या देन डिस्क्रिप्शन। तो ब्रीफर है, इसलिए क्विकर टू एंटर एंड टाइम सेव होता है, ठीक है। तो डेटा एंट्री आसान हो रही है, एफिशिएंट हो रही है, टाइम सेव हो रहा है बेटा, ये कोड्स यूज करने का फायदा है, क्योंकि बेटा कोड्स यूजुअली शॉर्टर होते हैं देन डिस्क्रिप्शन। आफ्टर transactions have been input into the system, codes can be used to search,
डिस्टिंग्विश एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेकिंग एनालिसिस इजियर। बेटा कुछ हमें कभी सर्च करना हो ना, तो हम जस्ट कोड इंटर करके चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग डिस्टिंग्विश वगैरह करना क्या होता है, आसान रहता है। भाई आपने जाके सिस्टम में सर्च किया, जस्ट कोड पूरी डिटेल बेटा के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही बेटा आपने कोड इंटर किया, पूरी डिटेल अपनी प्रोडक्ट या आइटम जो भी है पूरी आपके सामने आ जाएगी। तो इससे सर्चिंग आसान हो जाती है, डिस्टिंग्विश करना बाद में चीजों को आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये बेटा एक कोड यूज करने का फायदा है। स्टाफ बिकम फेमिलियर विद द कोड्स दे फ्रीक्वेंटली यूज विच सेव टाइम। बेटा आपका स्टाफ जो कोड्स वगैरह रूटीन में यूज कर रहा है, बेटा जाहिर है उन्हें याद हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं, तो इससे और यानी जब और ट्रेन हो रहे हैं तो आपका टाइम अल्टीमेटली और सेव हो रहा है, सही है भाई। जो स्टाफ है वो अपने रिस्पेक्टिव चीजों में डील कर रहा है ना, तो जब वो एक रिस्पेक्टिव एरिया को देख रहा है, तो कोड्स शायद या जाहिर है बेटा फिर एक टाइम पे याद होना शुरू हो जाते हैं, तो काम और जो है वो स्पीड अप हो रहा है और काम आसान हो रहा है। कोड्स आर प्रिसाइज एंड लोकेटेड टू स्पेसिफिक आइटम्स, reducing the confusions and misunderstanding that can arise with narrative description। बेटा अगर आप कहीं पे नाम की जगह, जैसे क्लास की एग्जांपल दी थी भी, नाम की जगह रोल नंबर यूज कर रहे हैं, तो रोल नंबर बेटा सबका अलग अलग है ना। रोल नंबर वन एक ही हो सकता है, दो रोल नंबर वन नहीं हो सकते। तो यही तो फायदा है कोड यूज करने का, कि कोड सबके अलग अलग होंगे। तो कोड यूज करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन वगैरह अराइज नहीं होंगे। लेकिन अगर नाम यूज करें तो बेटा एक ही नाम के दो बच्चे एक क्लास में हो सकते हैं, तो नामों की वजह से कंफ्यूजन अराइज हो सकती है बाज दफा। तो नाम यूज करने से बेटा बाज दफा कंफ्यूजन अराइज होती है। लेकिन अगर हम कोड यूज करेंगे तो इस तरह की चीजें जो है वो रिड्यूस होती हैं, कंफ्यूजन वगैरह जो है वो रिड्यूस होती हैं, ठीक है। जैसे एक ही नाम के दो कस्टमर हो सकते हैं, एक ही नाम के दो सप्लायर हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन अगर कोड यूज करेंगे बेटा, सबका कोड अलग अलग है, तो कोड की वजह से बेटा कंफ्यूजन नहीं हो सकती, ठीक है। तो डेटा एंट्री आसान हो रही है, एफिशिएंट हो रही है, टाइम बच रहा है, सही है, काम जल्दी हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है। कोड की हेल्प से ट्रांजेक्शन सर्च करना आसान हो जाता है, स्टाफ फेमिलियर हो रहा है, जो कोड फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, अगेन टाइम सेव होगा। फिर कोड्स जो है वो प्रिसाइज होते हैं, ब्रीफर होते हैं। और इसके अलावा बेटा ये है कि भाई कोड तो सबका अलग अलग होगा, तो कोड की भी सर्च वगैरह करोगे तो जो कंफ्यूजन नामों की वजह से अराइज होती है वो सब अवॉइड हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटा कोडिंग सिस्टम ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स या फिगर्स हम यूज करेंगे किसी को इंडिकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कोडिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ कोडिंग, और उसके बाद बेटा एडवांटेजेस ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो बेटा हमने जो है ये कोडिंग के टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। इसकी अब प्रैक्टिस रहती है वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, ठीक है। तो होपफुली सब चीज़ें क्लियर रही होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी इसको जो है वो यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। देखिए लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग का, ठीक है। जैसे हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया था कि कोडिंग क्या है, कोडिंग की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या टाइप्स हैं, ठीक है, एडवांटेजेस वगैरह। अब ये है बेटा कि हमने से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ये एमसीक्यूज आपकी एग्जाम किट से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ठीक है, ताकि ये टॉपिक जो है विद प्रैक्टिस जो है वो एंड हो जाए, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए जो क्वेश्चन था ना, पहले ये करने के लिए आपको मैं 10 मिनट्स का टाइम दूंगी, पहले आप लोग खुद ट्राई करें, देन हम लोग इनके आंसर जो है वो डिस्कस करें, ठीक है। तो बेटा ये स्क्रीन पर हैंड आउट है, ठीक है, आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पर जो ये हैंड आउट है, ठीक है। 5.1 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 5.1, 9, 10, ठीक है, देन 12 एंड 13, और फिर बेटा 14, 15 और 16। तो ये एमसीक्यूज आपके सामने हैं, ठीक है। आप चाहें तो बेटा इनकी पिक्चर ले लें अभी, ताकि आप लोग उनको 10 मिनट्स दे सकें, और 10 मिनट्स में आप लोग पहले खुद ट्राई करें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है वो इनके आंसर जो है वो डिस्कस कर लें, ठीक है। तो मैं दोबारा बेटे को बस घंटे दिखा रही हूँ सब क्वेश्चंस, तो पिक्चर लेनी है ले लें, ठीक है, ताकि आप लोग पहले ट्राई करें और फिर हम इनके आंसर जो है वो डिस्कस कर लें। सही है, तो बेटा ये क्वेश्चन है, स्टार्ट कर दें, देन आफ्टर 10 मिनट्स हम इनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं।
चलिए बेटा अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले 5.1, the non-current assets of a business are coded to the numerical range of 3000 to 3055। कह रहे नॉन करंट एसेट्स के लिए जो रेंज यूज कर रहे हैं वो 3000 से 3055, यानी इस बीच में ये रेंज होगी नॉन करंट एसेट्स के लिए। थर्ड डिजिट इन द कोड रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट्स एज फॉलो। जो थर्ड डिजिट होगा बेटा कोड का वो डिफाइन करेगा टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट के ऊपर। जैसे अगर लैंड एंड बिल्डिंग की बात होगी तो 1, प्लांट एंड मशीनरी की बात होगी 2, मोटर व्हीकल्स की बात होगी 3, ऑफिस इक्विपमेंट की बात होगी 4 और इंटेंजिबल एसेट की बात होगी तो 5। द फाइनल डिजिट the code represent the department of the organization where the non-current asset is used। कि जो फाइनल डिजिट होगा कोड का, सही है, वो डिपेंड करता है कि नॉन करेंट एसेट यूज हो कहाँ पर रहा है। ठीक है, सो अब आपसे कोड पूछ ले कि अगर फैक्ट्री में यूज होगा तो कोड लाइक उसके लिए 1 होगा यूज, अगर स्टोर की बात होगी तो 2, वेयर हाउस में यूज होगा तो 3, अकाउंट्स के लिए 4 और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5। अब आपसे पूछ रहे हैं बेटा कि कोड बताएं जो कि परचेज ऑफ न्यू डेस्क फॉर चीफ अकाउंटेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, लेकिन पहली चीज रेंज क्या है, 3000 टू 3055, तो इट मीन्स कोड स्टार्ट होगा 30 से। अब थर्ड डिजिट जो है वो नॉन करंट एसेट की टाइप पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर बात हो रही है डेस्क की बात हो रही है बेटा, किसकी बात है, डेस्क की बात हो रही है। अब डेस्क लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं है, प्लान एंड मशीनरी भी नहीं है, मोटर व्हीकल्स भी नहीं है और इंटेंजिबल एसेट भी नहीं है। इंटेंजिबल का मतलब होता है वो एसेट जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। बेटा इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो डेस्क का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ना, डेस्क मौजूद होती है, उससे हम टच कर सकते हैं, उस पर कुछ रख भी सकते हैं, तो डेस्क का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो ना ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ना ये प्लान एंड मशीनरी है, ना ये मोटर व्हीकल है, ना ये इंटेंजिबल एसेट। तो बेटा ये क्या है, ये ऑफिस इक्विपमेंट एंड फिटिंग। तो इसके लिए कौन सा डिजिट है, 4। और डेस्क किसके लिए है बेटा, अकाउंटेंट के लिए। तो अकाउंटेंट बेटा कहाँ पाया जाएगा, जाहिर है बेटा अकाउंट्स में। अकाउंट का कोड क्या है, 4। तो क्या कोड बन गया, 3044। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी। सो रेंज है 30, यानी 3000 टू 3055 ये रेंज है। तो स्टार्ट हो रहा है 30 से, थर्ड डिजिट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एसेट एंड फोर्थ वन वेयर द एसेट इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो आंसर हो गया 3044। देन 5.9, 5.10, 5.9। सबसे पहले बेटा देखें ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी। 9 और 10 की डेटा कनेक्टेड है। ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी आर कोडेड यूजिंग 5 डिजिट कोडिंग सिस्टम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच इज एज फॉलोज। बेटा एक साइड पर कॉस्ट सेंटर की हेडिंग है, उनके कोड्स गिवन है, ठीक है, और टाइप ऑफ एक्सपेंस और उनके कोड्स गिवन है। फिर कह रहे हैं कि इन्होंने हायर कॉस्ट ऑफ पैकिंग मशीन के लिए क्या कोड यूज किया है, 12450, कि पैकिंग का 12 एंड हायर कॉस्ट का 450। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल कोड बना के दिया है। आपसे पूछ रहे हैं बेटा कोडिंग फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ मेंटेनेंस इक्विपमेंट। बेटा आपसे पूछ रहे हैं कोडिंग फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ मेंटेनेंस इक्विपमेंट। तो बेटा मेंटेनेंस के लिए क्या कोड है, 14। मेंटेनेंस के लिए क्या है, 14। अच्छा बेटा डेप्रिसिएशन है किसकी, मेंटेनेंस इक्विपमेंट की। ठीक है, अब मेंटेनेंस इक्विपमेंट अगर हम यहाँ पे आते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर, तो एक ये ऑप्शन है डेप्रिसिएशन में कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी, और एक है डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन प्रोडक्शन इक्विपमेंट। तो हमारे लिए कौन सा रेलिवेंट है, 420 या 460। बेटा देखिए ये डेप्रिसिएशन है मेंटेनेंस इक्विपमेंट की। मेंटेनेंस इक्विपमेंट का मतलब होता है वो इक्विपमेंट जिनसे हम मेंटेनेंस देते हैं, सही है। जैसे बेटा मशीन वगैरह को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है ना, तो उस मेंटेनेंस में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं ना, वो होते हैं मेंटेनेंस इक्विपमेंट। ठीक है, तो बेटा मेंटेनेंस इक्विपमेंट सिर्फ मेंटेनेंस देना का काम करते हैं, इनसे प्रोडक्ट नहीं बनता है। जिन मशीन्स वगैरह से प्रोडक्ट बन रहा है उनको मेंटेनेंस देने का बेटा ये काम करते हैं, तो इनसे खुद प्रोडक्ट या इनसे नहीं बन रहा है, नहीं बेटा प्रोडक्ट मेंटेनेंस इक्विपमेंट से नहीं बनता। मेंटेनेंस इक्विपमेंट मेंटेनेंस देना है काम करते हैं, सही है। तो इसलिए बेटा ये प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, किस में आएंगे, नॉन प्रोडक्शन में आएंगे। बेटा इनसे आप सिर्फ मेंटेनेंस दे रहे हो, प्रोडक्शन तो मशीन से होगी, तो ये नॉन प्रोडक्शन इक्विपमेंट है। तो 14460, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14460। कोडिंग फॉर द इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल issued from store to the machining department।
कह रहे हैं कोडिंग बताएं, इशू किया हमने इनडायरेक्ट मटेरियल, कहाँ से, स्टोर से मशीनिंग में, ठीक है। बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल का कोड क्या है, 410। बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल का कोड है 410। अब मटेरियल इशू हुआ है फ्रॉम स्टोर टू मशीनिंग, स्टोर टू मशीनिंग। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब स्टार्टिंग का जो है हम स्टोर का लें या मशीनिंग का लें। बेटा देखिए पहली चीज, मटेरियल रखा हुआ स्टोर में होता है, तो मटेरियल सबको ही स्टोर से इशू होता है। तो असल चीज बेटा ये है कि मटेरियल इशू किसको हो रहा है। देखिए बेटा मटेरियल तो होता है स्टोर में, तो इशू स्टोर से होना है। तो असल चीज ये बेटा इशू हो किसको रहा है, तो बेटा किसको इशू हो रहा है मटेरियल, मशीनिंग को। तो मशीनिंग का कोड क्या है, 10। तो कोड हो जाएगा ये 10410। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो मटेरियल इशू हुआ फ्रॉम स्टोर टू मशीनिंग, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ तो 410, और इशू कहाँ पे हो रहा है बेटा, मशीनिंग पे, तो कोड हो गया 10410। अब बेटा 5.12 और 13, इसमें आप ये देखें, कह रहे हैं कि एक फर्नीचर कंपनी है ब्रिम शर्ट, ये सेल करती है अपने 3 आउटलेट से। आउटलेट्स के नाम है डोफम, नटले और जेंसन। ये फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। इनके पहले 2 डिजिट या तो 01 होंगे या 02। कॉस्ट सेंटर है 01, प्रॉफिट सेंटर है 02। सेकेंड 2 डिजिट्स, अगर डोफम की बात होगी तो 10, डोफम की बात होगी तो बेटा 10, नटले की बात होगी तो 11, जेंसन की बात होगी तो 12। सही है। फिर इसके बाद देखें जो थर्ड 2 डिजिट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं कि क्या प्रोडक्ट उन्होंने बेचा है। सही है, लाइन वाइज सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और लाइन वाइज बेटा सब प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, जो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली कोड सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो बेटा ये 3 इनके आउटलेट्स हैं, ये फर्नीचर सेलिंग आउटलेट्स हैं, ठीक है। यहाँ से फर्नीचर सेल हो रहा है, ठीक है, टोफम नटले जेंसन। पहले 2 डिजिट है तो 02 या 02, सॉरी 01 या 02। 01 कॉस्ट सेंटर के लिए, प्रॉफिट सेंटर के लिए 02। तो 01 अगर कॉस्ट सेंटर है, 02 अगर प्रॉफिट सेंटर है, डोफम है तो 10, नटले है तो 11, जेंसन तो 12, और जो प्रोडक्ट है बेटा आखिरी के 2 उस पर डिपेंड करते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कोड शुड बी यूज फॉर डाइनिंग चेयर सोल्ड फ्रॉम डोफम, कि डाइनिंग चेयर जो डोफम से सेल आउट हो रही है उसके लिए कोड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले 2 जो है वो 01 या 02 में सेलेक्ट करना है बेटा। देखो सेलिंग आउटलेट्स हैं, मतलब यहाँ सेल हो रही है, सेल होने का मतलब यहाँ रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ सेल हो रही है, रेवेन्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ कॉस्ट भी इनकर होती है, जाहिर है बेटा जब जो आउटलेट्स हैं जहाँ ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं वहां पे सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी आते हैं, स्टाफ की सैलरीज भी, तो कॉस्ट भी है ना। मतलब प्रोडक्ट बिक रहा है, सेल्स भी हो रही है और कॉस्ट भी आ रही है। तो जब सेल्स और कॉस्ट दोनों है तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, वो प्रॉफिट सेंटर कहलाएंगे। नहीं बेटा क्या क्या कहलाएंगे, वो प्रॉफिट सेंटर कहलाएंगे। देखो 01 अगर कॉस्ट सेंटर होता, 02 अगर प्रॉफिट सेंटर होता, तो यहाँ पर ये सेल्स आउटलेट है बेटा, यहाँ से प्रोडक्ट बिक रहा है, प्रोडक्ट के बिकने पे सेल्स होती है, रेवेन्यूज आते हैं, तो रेवेन्यूज भी आ रहे हैं यहाँ पे, और कॉस्ट भी है, तो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों है, तो बेटा ये प्रॉफिट सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो 01 नहीं आके आएगा 02। डोफा में इसलिए 10। क्या सेल किया है, डाइनिंग चेयर्स, तो डाइनिंग चेयर्स के लिए क्या है बेटा, 15। तो आंसर हो जाएगा इसका 02 10 15, यानी कि ऑप्शन डी सही है। फिर सिमिलरली 5.13, 1.5 m डाइनिंग टेबल सोल्ड फ्रॉम नटले। बेटा पहले तो 2 डिजिट यहाँ भी क्या होंगे, 02 की प्रॉफिट सेंटर है। नटले के लिए 11, क्या सेल किया है, 1.5 m डाइनिंग टेबल, तो ये हो जाएगा 11। तो 02 11 11, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। A company uses the following coding system: 62 salaries, 63 postage, 64 stationery. Which type of coding is this? बेटा सीक्वेंस नजर आ रहा है, 62 63 64, तो कौन सी कोडिंग है बेटा, ये सिक्वेंशियल कोडिंग है, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन सी। 5.15 और 16, कंपनी यूजेस द फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम, एक्स इंडिकेट अनदर डिजिट इन द कोड। देखो बेटा मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ सवाल प्रॉपर आपको हिंट देगा। तो यहाँ पे देखो जो कोड्स गिवन है, 4 पहला डिजिट है, कॉपर को इंडिकेट कर रहा है, बाकी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्स एक्स, पर क्या बोल रहे हैं, इंडिकेट्स अनदर डिजिट इन द कोड। तो ये कौन सी कोडिंग है बेटा, ये ब्लॉक कोडिंग है, ठीक है। जहाँ कोड का पहला डिजिट इस तरह से स्पेसिफाइड हो, बताया जा रहा हो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, बाकी जगह बाकी डिजिट्स क्या हो, रैंडम हो, इस तरह से उनकी जगह पे क्या लिखा हो, एक्स 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 या फिर एन एन एन, और कहा जाए कि ये इंडिकेट करे अनदर डिजिट को। तो ये कौन सी कोडिंग है बेटा, ये ब्लॉक कोडिंग है, ठीक है।
फिर 5.16, ये बेटा क्लास की एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन करवाया था। 3 इज इक्वल टू वुड, 3 2 इज इक्वल टू हार्डवुड, 3 1 सॉफ्ट वुड, 3 डबल 2 ओक हार्डवुड। बेटा किसी एक चीज की फर्दर टाइप्स, कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन गिवन हो बेटा, वो कौन सी कोडिंग कहलाती है? वो हिरार्किकल कोडिंग कहलाती है। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। तो आंसर है बेटा इसका ऑप्शन बी। होपफुली आप भी यही आंसर मार्क किए होंगे। बेटा दो क्वेश्चन और है, ये एक्स्ट्रा किए हैं अभी कैप्लन किट में से, ठीक है। बेटा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं फर्स्ट वन, अ फर्म uses a unique code to identify each customer and customer account. The code consists of first three letters of the customer's name and followed by four digits. Which one of the following will appear first when the customers are sorted into descending order? बेटा कह रहे हैं अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इनमें से कौन सा सबसे पहले आएगा, ठीक है। नहीं, कौन सा पहले अपेयर होगा अगर हम किस में अरेंज करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग में अगर हम अरेंज करेंगे तो कौन सा पहले आएगा ये बताना है, ठीक है। बेटा डिसेंडिंग अगर हम देखो यहाँ पे अल्फाबेट्स गिवन है ना, तो अल्फाबेट्स में अगर हम डिसेंडिंग लिखेंगे ना तो इसका मतलब होता है कि जैसे जेड से ऑनवर्ड आना, ठीक है। मतलब ABCD असेंडिंग है, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट आना बेटा जेड से स्टार्ट करना, ये डिसेंडिंग में आएगा, ठीक है। अब आप देखो बेटा पहला डिजिट सबका, पहला डिजिट सबका क्या है? टी है। सबका पहला डिजिट सेम है टी। तो इसमें तो बेटा इसकी बेस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, सेकंड डिजिट पर जाएंगे। अब सेकंड डिजिट इन दोनों में क्या है? आर, और इन दोनों में क्या है? ओ। सही है बेटा। डिसेंडिंग में आते हुए ना आर पहले आता है, यानी डिसेंडिंग में नहीं बेटा, जेड, यानी ZY X ऐसे आते हुए आप देख लो कि भी पहले क्या आएगा, यानी इस ऑर्डर में आते हुए बेटा पहले क्या आएगा भाई? आर आएगा, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए, जब आप ये देख रहे हो कि पहले जो है वो डिसेंडिंग में आर आता है, इसका मतलब ओ वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। अब इसमें हमें जब पहले यानी इनका, यानी देखो पहला तो डिजिट टी सब में सेम है, सो वी कांट डिसाइड ऑन द बेस ऑफ दैट। नेक्स्ट वन आर है और यहाँ पे ओ है, तो आर और ओ वाले ऑप्शन में से आप देख लो बेटा, ओ तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि डिसेंडिंग में पहले आर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, या तो आंसर ए होगा या बी होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट डिजिट क्या है बेटा? ओ। इसमें दोनों में सेम है तो हम इसकी बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए वन भी दोनों में सेम है, हम इसकी बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते। फिर अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ वन और यहाँ टू है। डिसेंडिंग में अगर हम नंबरिंग की बात करेंगे ना तो मतलब 10 9 8 ये मतलब डिसेंडिंग में आ रहे हैं, और 1 2 3 असेंडिंग में। तो डिसेंडिंग में बेटा पहले टू आता है फिर वन आता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग में अरेंज करना है ना तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही है कि बी, देखो पहले टी सब में सेम था, हमने उसके डिसाइड नहीं किया। हमने बेटा उसकी बेस पे जो है वो डिसाइड नहीं किया, ठीक है। देन आप ये देख लो कि नेक्स्ट डिजिट जो था वो आर और ओ था, तो आर डायरेक्ट डिसेंडिंग में पहले आता है, ठीक है। फिर इसका मतलब ओ वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर आप देखो नेक्स्ट वन, ओ सब में आ रहा है, सॉरी ए और बी दोनों में ओ आ रहा है, हमने इसकी से डिसाइड नहीं किया। देन यहाँ वन भी दोनों में आ रहा है, हमने इसकी से डिसाइड नहीं किया। फिर अब ये डिसाइडिंग वाला जो बना वो ये वाला डिजिट था, ठीक है। यहाँ टू है तो डिसेंडिंग बेटा पहले टू आता है, तो यहाँ पे डिसेंडिंग में जो ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा, फर्स्ट पहले ये आएगा, तो ऑप्शन हो गया बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर अप्रोच, a firm uses a unique code to identify each customer. The first four letter of each name are followed by four digit. अच्छा इसमें बेटा सेम काम करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले आप देखो इसका भी जो चारों ऑप्शन है पहला डिजिट सेम है, इसका मतलब इस पे डिसाइड नहीं कर सकते। सेकंड डिजिट ABC में तो सेम है, डी है, लेकिन जो लास्ट वन है उसमें बी है, तो डिसेंडिंग पहले डी आता है ना कि बी, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लास्ट वन जो है। अब आप देखो कि जो थर्ड डिजिट है, अगर हम उसकी बेस से बात करते हैं तो थर्ड डिजिट ए और बी दोनों में ए है, लेकिन सी में क्या है बेटा? डी है। बेटा देखो हमें अगेन डिसेंडिंग में अरेंज करना है, पहला डिजिट सबका सेम है तो हम ए की वजह से डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन देखो, अब नेक्स्ट वन अब ABC में सेम है डी, लेकिन लास्ट वन में क्या लिखा है? बी। तो बेटा डिसेंडिंग में पहले डी आता है ना कि बी। सही है, तो ये लास्ट वन तो एलिमिनेट हो गया, अब बच गए ABC, तीन ऑप्शन बच गए ना। अब आप देखो कि जब ये तीन ऑप्शन बच गए
अब हम थर्ड डिजिट पे जाएंगे। थर्ड डिजिट ए और बी में ए है, लेकिन सी में क्या है बेटा, डी। तो डिसेंडिंग में पहले सी आता है, सॉरी डिसेंडिंग में बेटा पहले क्या आता है, डी आता है, ना कि ए। तो डिसेंडिंग में इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन सी। क्योंकि बेटा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहला डिजिट ए, ए, ए और ए, चारों में ए है, तो हम इसकी बेस पर डिसाइड नहीं कर सकते फर्स्ट कौन आएगा। फिर यहाँ पे भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बी। तो डिसेंडिंग में आते हुए पहले डी आता है ना कि बी, तो ये एलिमिनेट हो गया, अब ये तीनों बच गए। अब यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डी है। तो डिसेंडिंग में आते हुए पहले डी आता है, तो डिसेंडिंग में अरेंज करते हुए बेटा फिर पहले ये वाला ऑप्शन आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, अब बेटा आप ये देखें कि हमने यूकेट के क्वेश्चन भी कर लिए। अब बस एक लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है, कि बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में रिगार्डिंग टू कोडिंग, ठीक है। अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। बेटा लेट अस सपोज क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हम फॉलोइंग कोड रेंजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हम ये कोड रेंजेस यूज करते हैं, ठीक है। लाइक जो नॉन करंट एसेट्स है ना बेटा, उनका कोड लाई करना चाहिए 1000 से 2000 के बीच में। करंट एसेट्स का 2000 से 3000 के बीच में, 2001 से 3000 के बीच में। करंट लाइबिलिटीज का 3001 से लेके 4000 तक, और नॉन करंट लाइबिलिटीज का 4001 से लेके 5000। यानी ये कोड रेंजेस सवाल में गिवन है, ये एग्जांपल से बेटा क्वेश्चन में इसके अलावा भी दे सकते हैं चेंज करके भी। तो ये कोड रेंजेस गिवन है कि भी हम ये जो लाइक हम जो है वो जो कोड यूज करते हैं वो इन रेंजेस में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको ना चार ऑप्शन गिवन है, और आपसे पूछ रहे हैं कौन सा कोड सही बना हुआ है और कौन सा सही नहीं बना हुआ, ठीक है। जैसे बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट लाइबिलिटी है। कोड रेंज क्या है, 3001 से लेके 4000। इन्होंने क्या कोड बनाया है, 1241। बेटा ये तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा है, इट मीन्स ये कोड सही नहीं बना हुआ है, ठीक है। कैश क्या है बेटा, करंट एसेट। कोड रेंज क्या है ये, बट कोड अगेन आउट ऑफ रेंज बना हुआ है, तो ये भी सही नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, नॉन करंट एसेट। कोड रेंज क्या है, 1000 से लेके 2000 तक। इन्होंने क्या कोड अलॉट किया है, 1662। इट मीन्स ये कोड रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो ये कोड इन्होंने सही बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये कोड रेंज होनी चाहिए, इन्होंने क्या यूज किया है, डबल टू भी रॉन्ग है। तो सही कोड ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि भाई ये हमारी कोड रेंजेस हैं। फिर नीचे कुछ एग्जाम्पल कोड्स बना के देंगे और पूछेंगे कौन सा हमने सही बनाया, कौन सा हमने सही नहीं बनाया, ठीक है। तो ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो बेटा देखिए कोडिंग के चैप्टर में जो है वो हमने क्या डिस्कस किया। पहले कोडिंग है क्या भाई, सिस्टम है वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स या फिगर्स का।
जो हम यूज करते हैं किसी को इंडिकेट प्रेजेंट की आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। देन बेटा उसके बाद आप ये देख लो कि भी हमने देखी भी फीचर्स ऑफ अ गुड कोडिंग सिस्टम, लॉजिकल, कंसाइज, कंसिस्टेंट, यूनिकनेस, एक्सपेंडेबल, टाइप्स ऑफ कोडिंग, सिक्वेंशियल, ब्लॉक, फेसिटेड, निमोनिक, हियरार्कियल, एडवांटेजेस देख लिए हमने, ठीक है। फिर बेटा हमने एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट किए, ठीक है, 5 पॉइंट वाले जो क्वेश्चन थे हमने वो किए। फिर 2 क्वेश्चन हमने किए 38, जो हमने इनमें दो क्वेश्चन के डिसेंडिंग ऑर्डर वाले, बेटा वो कैप्टन के सवाल थे। फिर हमने ये एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है, हमने इसकी प्रैक्टिस एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर ली है, ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा एंड हो चुका है, ठीक है। अब ये है कि इसकी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए ना ये है कि स्टडी हब पर जो सी कुछ एडिशन लाइक स्टडी हब पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस टॉपिक के, ठीक है। आप वो भी अटेम्प्ट करें, ठीक है। और उनकी प्रैक्टिस क्लास ही बेटा आपके एलएमएस पर ही जो है वो मौजूद है, ठीक है। स्टडी हब के फोल्डर में आपको जो है वो इस टॉपिक के जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी बेटा हमने एग्जाम के क्वेश्चन तो कर लिए, ठीक है। और स्टडी हब प्रैक्टिस यानी स्टडी हब पर जो इस टॉपिक की प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आप लोग करें, ठीक है। तो उसकी क्लास भी एलएमएस पर ही अपलोडेड है, ठीक है। स्टडी हब के फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगी कोडिंग की प्रैक्टिस क्लास, जहाँ पे हमने स्टडी अप की जो 3-4 क्वेश्चन थे इस टॉपिक के हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो वो भी कर लीजिएगा और एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं, होपफुली सब चीजें क्लियर रही होंगी। अल्लाह।